और विधायक बने। इस बार फिर प्रदीप बत्रा भाजपा पार्टी के प्रत्याशी थे और चुनाव लड़े हैं। वहीं सामने देखा जाए तो यशपाल राणा जो कि पूर्व मेयर रह चुके हैं नगर निगम रुड़की के, कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाकर उनके सामने उतारा। तो क्या लगता है रुड़की विधानसभा का एग्जिट पोल क्या कहता है? देखिए, जितना भी हम घूमे फील्ड में लोगों से जितनी बातचीत हुई है तो लोगों ने पहले तो दोनों की सत्ता देखी है। एक की नगर निगम पे देखी है और दूसरे चेयरमैन भी रहे नगर पालिका के, उसके बाद विधायक बने एक बार कांग्रेस से और दूसरा फिर उसके बाद बीजेपी से। तो दोनों की सत्ता लोगों ने देखी है। तो सबसे पहले प्रदीप बत्रा जी की अगर बातचीत करें तो पिछली बार जब चुनाव लड़े तो मोदी लहर में चुनाव लड़े तो मोदी लहर थी तो उसका फ़ायदा एडवांटेज उनको मिला। और उससे पहले कांग्रेस से जो चुनाव लड़े तो बहुत क्लोज फाइट हुई थी सुरेश चंद्रैन के साथ। लेकिन इस बार भी बहुत क्लोज ये माना जा रहा है मुकाबला, और क्योंकि इतना लंबा चौड़ा अनुभव है उनके पास। लेकिन इस बार जो है एक तो बीजेपी की थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी हम लोग देख रहे थे, बहुत सारे मुद्दे थे, बेरोजगारी थी और उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचारी को लेकर एक मुद्दा एक बनाने की कोशिश हो रही थी विपक्ष की यशपाल राणा जी की तरफ से। तो उसी पे शायद पूरा ध्यान केंद्रित रहा रुड़की का। उसके अलावा इधर उधर भटका नहीं चुनाव और बहुत स्मूथ चुनाव चला, तो जिसका एडवांटेज मुझे लगता है यशपाल राणा के पास शायद गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखने की जरूरत होगी कि पिछले कुछ समय से ये बीजेपी का गढ़ बनता जा रहा था रुड़की, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी का गढ़ बनता आया है रुड़की। हाँ, लेकिन 2012 में कांग्रेस में जब हाँ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बीजेपी का गढ़ बनता जा रहा था। लेकिन हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखने की जरूरत है। एक तो संगठन की बातचीत हो रही थी बीजेपी को लेकर कि भाई बीजेपी का संगठन कितना प्रदीप बत्रा के साथ है। दूसरी चीज लोगों का, क्योंकि एक रामनगर का मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही थी, एडीबी के प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हो रही थी, तो उनके काम से थोड़े से नाखुश शायद लोग दिखाई दे रहे थे। तो थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी उनकी व्यक्तिगत और बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी, तो दोनों ही उनके अगेंस्ट में शायद गई हैं, और जिसका फायदा शायद यशपाल राणा को यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि भ्रष्टाचार पर केंद्रित था चुनाव, और दूसरी तरफ एक दबंग चेहरे को दिखाने की यहाँ पर कोशिश थी उसको काउंटर करने के लिए जो भ्रष्टाचार देखा जाए था। बीटीगंज का एक मुद्दा उठा था जिसमें सड़क चोरी का मामला सामने आया था। उसमें इंटरव्यू भी आपने किया था प्रदीप बत्रा जो विधायक थे, तो उन्होंने एक अनपढ़ वाली जो बात कही थी शिक्षा नगरी रुड़की के लोगों को, उसका भी कोई प्रभाव पड़ा होगा? देखिए, वो बहुत समय पहले का था, मेरे साथ ही था वो इंटरव्यू, मैंने ही लिया था। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे क्लैरिफिकेशन दिए थे कि मैं उन लोगों को नहीं कह रहा था, मैं रुड़की को नहीं कह रहा था, मैं उन लोगों को कहने की कोशिश कर रहा था जो रुड़की की डेवलपमेंट काम में रोड़ा अटका रहे हैं, मैं उन लोगों को कह रहा था। फिर बहुत सारे तर्क उनकी तरफ से दिए गए, वेरीफाइड अकाउंट से वो दिया गया, लेकिन वो वीडियो खूब वायरल रहा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं उसका असर थोड़ा सा शायद पड़ा होगा। क्योंकि कई बार आदमी फ्रस्ट्रेशन में ये सब चीज़ें बोल देता है, लेकिन उसका मुझे लगता है प्रभाव शायद पड़ा होगा और लोगों ने उसको समझा होगा। और रुड़की की जनता बहुत समझदार है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी जो कैंडिडेट लड़े उन पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। नितिन शर्मा यहाँ से लड़े और आजाद समाज पार्टी से गुलबाल लड़े, अगर देखा जाए तो तनवीर लड़े। नितिन शर्मा को जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए, क्योंकि उनके भी आरोप थे कि भ्रष्टाचार और भी बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए प्रदीप बत्रा पर, और कहा कि भाजपा पार्टी ने फिर भी उनको टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उनकी उससे भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है प्रदीप बत्रा को। देखिए, उनके उससे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा नुकसान होगा नितिन शर्मा जी के खड़े होने से, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो बहुत जोश के साथ एकदम आए थे 2 से 3 दिन में, लेकिन जब चुनाव बढ़ता रहा और वोटिंग की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन उसके बीच में उनका जो ग्राफ था वो डाउन होता चला गया। रेगुलर बेसिस पर डाउन हुआ वो, ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ, दूसरे दिन बढ़ा, तीसरे दिन कम हुआ, वो रेगुलर बेसिस पे ग्राफ जो है गिरता हुआ चला गया। और जो पूरा ध्यान था दोनों कैंडिडेट के पक्ष में जाता हुआ दिखा, यशपाल राणा और प्रदीप बत्रा के बीच में चुनाव होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के जो मुस्लिम वोट्स हैं उनको कितनी सेंध मारी आजाद समाज पार्टी और बीएसपी ने करी है, उस पर भी काफ़ी कुछ शायद निर्भर करेगा। तो मतलब कि देखो तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं दिख रही है, लेकिन जो अंतर है वो बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है 2,500 से 4,000, 2,500 से 4,000 के बीच का शायद आंकड़ा रहेगा जीत और हार का। और एक और चीज़ पे हमको बातचीत शायद करने की ज़रूरत है यहाँ पे, जो साइलेंट वोटर्स जिनको कहा जाता है, वो साइलेंट वोटर कितना साइलेंटली वोट कर पाए हैं। क्योंकि खबरें ये भी थी कि कई जो बीजेपी के समर्थक थे, जो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर प्रदीप बत्रा जी के लिए दिखाई दे रही थी, तो कई लोगों ने वोट ही नहीं किया, तो ये भी दिखाई दे रहा था। तो वो जो साइलेंट वोटर माना जाता है, जो बीजेपी का एक्चुअल में वोटर्स है, उन्होंने कितना वोट किया है उस पर भी काफी कुछ शायद डिपेंड करेगा। तो प्रदीप बत्रा की जो किस्मत की चाबी है वो उन्हीं के हाथ में है, किस्मत की क्या सत्ता की जो चाबी है वो उन्हीं के हाथ में है। और अगर वो वोट नहीं करते हैं तो यशपाल राणा
यहाँ से विजयी होंगे, लेकिन जीत का आंकड़ा 2.5 से 5 हज़ार ये रह सकता कोई है। भी जीत सकता है, क्योंकि हर बूथ पे बढ़ते हुए यशपाल राणा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में टक्कर देखने साइलेंट वोटर्स के ऊपर यशपाल प्रदीप बत्रा, क्योंकि प्रदीप बत्रा कहा जाता है कि भाई लकी भी माने जाते हैं। अब इस बार उनका लक कितना काम करता है, कितने हैट्रिक मार पाते हैं नहीं, ये कल तस्वीर साफ हो जाएगी। अहमद जी कलियर की बात कर लेते हैं। कलियर में लगातार 2 बार से विधायक बनते आ रहे हैं कांग्रेस के फुरकान अहमद। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा, और वही अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी सुरेंद्र सैनी है वो भी काफ़ी वोट इस बार ले गए हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा था पहले जो मुकाबला रहता था वो मोहम्मद शहजाद जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं और फुरकान अहमद, दोनों के बीच देखा जाता है। लेकिन फुरकान अहमद को कलर का ही प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस के द्वारा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद शहजाद को लक्ष्य भेज दिया। अब यहाँ पर सुरेंद्र सैनी उनके सामने है, मुनीष सैनी भाजपा से है। क्या लग रहा है यहाँ की त्रिकोणीय स्थिति दिखाई देखने को मिलती है? देखिए ये कोई इसमें सरप्राइज होने वाली चीज़ें नहीं है, ये बहुत पहले से शायद डिसाइड हो चुका था और बहुत पहले से ये हवाओं में था, पॉलिटिकल हवाओं में था कि भाई जो शहजाद हैं वो लक्सर से चुनाव लड़ेंगे। बहुत पहले से ये निश्चित तौर पर चीज़ें दिखाई दे रही थी, बस उन्होंने टिकट देके वहाँ से क्लियर कर दिया था। दूसरी चीज़ फुरकान अहमद का बहुत क्लियर था कि भाई चुनाव लड़ना है, लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने सुरेंद्र सैनी को उतारा और बीजेपी ने मुनीष सैनी को उतारा एकदम एंड मोमेंट पे। पिछली बार की बातचीत करें तो पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी की वहाँ से बहुत क्लोज फाइट देखने को मिली थी, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस बार देखने को नहीं मिलेगी। इस बार शायद बहुजन समाज पार्टी से उनकी फाइट अच्छी देखने को मिलेगी और आज़ाद समाज पार्टी से। तो ये 3 लोग मुझे लगता है कि भाई इन्होंने अच्छा चुनाव वहाँ पर लड़ा, क्योंकि बीजेपी ने जब एंड में कैंडिडेट उतारा जो जय भगवान सैनी थे वहाँ पर जो कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे थे, उनके जो समर्थक थे और उनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट तरीके का प्रदर्शन तरीके का वहाँ पर हुआ, बोला गया वहाँ पे उसमें आरोप भी लगे कि जो छात्रवृत्ति घोटाला है उसमें उसके आरोपी है। हाँ, ये आरोप चले, छात्रवृत्ति घोटाले के आरोप चले। और बात करें अगर मुनीष सैनी की, तो मुनीष सैनी को लेकर कहीं भी बातचीत नहीं थी, क्योंकि जय भगवान सैनी क्योंकि प्रबल दावेदार यहाँ पर टिकट के माने जा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार भी देखे तो बीजेपी ने ऐसे ही किया है, पहले टिकट देती है, फिर 5 साल मेहनत करवा देती है, फिर टिकट काट देती है, फिर नए चारे को वहाँ पर ले आती है। जबकि देखा जाए तो अमित जी, जबकि देखा जाए तो पूर्व में जो 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुत ही अच्छा चुनाव जय भगवान सैनी लड़ा था, और इस बार वो दावे भी कर रहे थे कि वो इस बार जीत निश्चित कर देंगे। लेकिन जिस तरह मुनीष सैनी को उतारा गया था और उन पर आरोप भी लगे, छात्रवृत्ति घोटाले के आरोप है, उनको कहा गया कि तो जय भगवान सैनी के द्वारा उन पर आरोप लगाया गया कि तो जेल में होता है, मुकदमे हो रखे हैं। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो जो अगर बात करें समाज की, सैनी समाज का जो वोट है, क्योंकि वोटर जो साइलेंट है वो तो नहीं पता कहाँ जाता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने मुनीष सैनी को पसंद नहीं किया। तो क्या लगता है कहाँ वोट गया? जय भगवान सैनी जी ने पिछले 5 सालों में वहाँ पर बहुत मेहनत की। हम लोग खुद फील्ड में जाते हुए लोगों से हमने पूछा कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कौन कैंडिडेट आ रहा है, तो एक बार जय भगवान सैनी के हारने के बाद, वो भी बहुत क्लोज हारने के बाद वो ग्राउंड में रहे, लोगों के बीच पहुँचे, लोगों से बातचीत करते थे, सब जगह जाते थे, तो लोगों में एक पहचान बन गई थी कि भाई जय भगवान सैनी जी इस बार बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट होंगे। लेकिन वहाँ पर मदन कौशिक को लेकर भी बातचीत हुई, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी बीजेपी के, उनके बारे में भी कहा गया कि वो ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर सीट पर उतारते हैं जो हारे, वहाँ से जीते नहीं, ऐसी बातचीत वहाँ पर डमी कैंडिडेट बोला जाए, डमी कैंडिडेट के तौर पे उतारते हैं जो जीते ना वहाँ से। और सैनी समाज की आपने बात करी, इस बार सैनी समाज मुझे लगता है सुरेंद्र सैनी की तरफ काफ़ी कन्विंसिंग दिखा, क्योंकि लोगों ने वहाँ के जो इमली खेड़ा के जो सैनी समाज के लोग थे, उन्होंने कहा अगर जय भगवान सैनी को टिकट नहीं होता है तो हम सुरेंद्र सैनी की तरफ मूव कर सकते हैं। तो सुरेंद्र सैनी मुझे लगता है कि सैनी समाज का फाइट में रह सकते हैं। हाँ, सुरेंद्र सैनी भी फाइट में वहाँ पर रह सकते हैं। और दूसरा आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट, वो देखना होगा फुरकान अहमद की कितनी वोट काट रहे हैं, तो उनके ऊपर भी काफ़ी, यानी कि गए आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट काटा, तो यानी कि सुरेंद्र सैनी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है उनकी जीत हो सकती है। नहीं, जीतना और हारना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फाइट उसको कह सकते हैं कि भाई फाइट में है, जीत और हार तो नहीं कह सकते। लेकिन फुरकान अहमद जी काफ़ी, उनका ग्राफ अभी भी ऊपर सर्वे के अकॉर्डिंग है। हाँ, चलो भगवानपुर की बात कर लेते हैं। भगवानपुर में देवर भाभी की लड़ाई लगातार चलती आ रही है, तो वही अगर देखा जाए तो मास्टर सत्यपाल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, जबकि और भी लोग वहाँ काफ़ी थे दादाजी में, लेकिन मास्टर सत्यपाल को बनाया। लेकिन ममता राकेश और सुबोध राकेश में, क्योंकि ममता राकेश इस बार भी हैट्रिक के चांसेस इनके बिल्कुल जो जनता कह रही है, लेकिन सुबोध राकेश का क्या लग रहा है इस बार? भगवानपुर विधानसभा क्या कहती है? देखिए, भगवानपुर विधानसभा ममता राकेश जीत चुकी हैं, और मतलब जीत चुकी पहले मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 बार जीत चुके हैं, 7 साल उन्होंने काटे हैं। बिल्कुल, उनकी भी थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जो सिंपैथी वोट्स है वो उनकी तरफ है, और वो अभी से नहीं, वो पहले से है, मंत्री जी के बाद से है, लोग मंत्री जी को अभी भी याद करते हैं।
और हम जहाँ जहाँ गए, सिलचंदी हम लोग गए, सिकरोडा गए, चुड़ियाला गए, भगवानपुर मेन मार्केट गए, तो और भी क्षेत्रों में भगवानपुर का काफ़ी क्षेत्र हमने कवर किया। हम जो जिला पंचायत क्षेत्र है वहाँ पर भी गए, नगर पंचायत के बारे में भी लोगों से बातचीत करी। तो लोग वहाँ पर इस बार बहुत कंफ्यूजिंग स्थिति में दिखाई दी बीएसपी और कांग्रेस को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल कन्विंसिंग तो बीएसपी की तरफ दिख रहे थे, लेकिन मुझे लगता है लास्ट तक शायद वो लोग कन्वर्ट शायद कांग्रेस की तरफ ना हो गए हो, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम वोट बैंक पर हरीश रावत की बहुत अच्छी पकड़ है। और वहाँ पर लास्ट में चुनाव आते थे, पद यात्रा भी हुई हरीश रावत की, तो शायद उसने कन्वर्ट कर दिया होगा उनका। मुझे ऐसा लगता है वोटर कन्वर्ट हो गया होगा कैसा कहना है। लेकिन अगर देखा जाए, जिस तरह से अगर देखा जाए तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर सुबोध राकेश चुनाव लड़े और अच्छी फाइट दी। तो इस बार तो उन्होंने अपनी पार्टी बदल दी और देखा जाए तो जो बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है वो भी उन्हें मिला, जो उन्होंने अपना वोट कमाया वही मिला। तो क्या लगता है कि देवर भाभी में कौन लग रहा है कि मतलब कि कौन हाई देखा जा रहा है फिलहाल? पिछली बार जब सुबोध राकेश बीजेपी से चुनाव लड़े तब भी उनको व्यक्तिगत वोट मिले थे, जो उनका अपना प्रभाव है उसके कारण वोट मिले, और इस बार भी मुझे लगता है जो उनका अपना प्रभाव है उसके कारण वोट मिले, और जो सिंबल के वोट है वो इस बार उसमें ऐड हो जाएंगे। क्योंकि खबरें भी थी कि जो मुस्लिम वर्ग है पूरा, उन्होंने सुबोध राकेश जी को कहा कि आप बीएसपी ज्वाइन कर लीजिए, तब हम बीएसपी को वोट कर सकते हैं, बीजेपी को नहीं वोट करेंगे। तो इस तरह की खबरें भी भगवानपुर में लगातार वीडियो भी उनकी लगातार ऐसी इस तरह की वीडियो भी वहाँ पर वायरल हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर ममता राकेश का भी थोड़ा सा शायद ग्राफ ऊपर होगा, और लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ममता राकेश शायद वहाँ पर ऊपर होंगी, क्योंकि इस बार जो चुनाव है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर देखा जा रहा था, और क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट एंटी इनकम थी और लोगों को भी ये पता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं उत्तराखंड में, तो क्लोज फाइट है, होने कुछ भी हो सकता है। लेकिन ममता राकेश वो तो कल तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है कैडर वोट को वो तो मिलना ही मिलना है, लेकिन जो उन्होंने अपना कमाया वोट उसमें कितना गवाया कितना उनको मिला वो तो कल तस्वीर साफ हो जाएगी। बात करें झबरेड़ा विधानसभा की, ऐसी सीट है और यहाँ पर देखा जाए तो भाजपा से भी कांग्रेस लड़ रही थी, यानी कि कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में के राज्यपाल 2 बार वो यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस के सिंबल पर टिकट चुनाव लड़े हैं, और इस बार वीरेंद्र कुमार जाति कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। तो वही देखा जाए तो ये सीट जो आज तक मानी जाती थी कि 2017 में ये मोदी लहर में भाजपा के खाते में गई, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सीट मानी जाती थी। इस बार पूर्व विधायक जो बहुजन समाज पार्टी से रह चुके हैं हरिदास, उनके बेटे उनके पुत्र जो आदित्य ब्रिजवाल है वो यहाँ पर चुनाव लड़े, तो यहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपके सर्वे के अनुसार क्या कहते हैं आप, मतलब झबरेड़ा विधानसभा? देखिए हम वही आपसे साझा कर रहे हैं जो हमने फील्ड में देखा है। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल भी हवा में बात नहीं कर रहे हैं आपसे। देखिए वहाँ पर 2 लोगों की बहुत चर्चाएं थी स्टार्टिंग में, हाथी और जाति। लोग बातचीत कर रहे थे या तो हाथी आए या फिर जाति आए। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वहाँ पर राज्यपाल जी की एंट्री हुई, वहाँ से जो समीकरण थे वो पूरी तरीके से बदले झबरेड़ा विधानसभा के, क्योंकि वीरेंद्र जाति जो थे उनको यशवी चौधरी जी ने बाद में कांग्रेस ज्वाइन की, उनका सपोर्ट मिला। दूसरी तरफ राज्यपाल जी जो चुनाव लड़े उनको मानवेंद्र जी का सपोर्ट मिला, और तीसरे ये आदित्य ब्रजवाल जी जो कि हरिदास जी के बेटे हैं। अच्छा, आपकी बात रोके एक बात और चौहान जी, जिससे देखा जाए तो एक ही घराने के राजा रजवाड़ों के एक ही परिवार से घराने से 2 पार्ट देखे जा रहे हैं, और कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं। क्या माने वो प्रत्याशी लड़ रहे हैं या वो दोनों जो एक ही घराने के 2 हिस्से बने हुए हैं वो आपस में लड़ रहे हैं? देखिए, तो राजनीति में चलता रहता है, घराने की पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए हमने बहुत बार देखा है, एक ही घर के लोग लड़ते रहते हैं, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ बातचीत करने के लिए है, तो लोग लड़ते रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि भाई अपने एक कैंडिडेट के तौर पर, क्योंकि पिछली बार अगर बातचीत करें करणवाल देशराज करणवाल चुनाव लड़े, उनको मानवेंद्र जी ने चुनाव लड़ाया, इस तरह की खबरें थी और उन्होंने उनको जितवाया और उनके पक्ष में वोट कन्वर्ट करे। तो इस बार यशवीर चौधरी जी मैदान में थे, तो ऐसा ही माना जा रहा है, तो 2 चौधरी आपस में लड़ रहे हैं, 2 चौधरी आपस में लड़ रहे हैं, और ऐसी आवाजें भी आई है, आदित्य ब्रजवाल अकेले लड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है, ये सीट में वीरेंद्र जाति की हवा बहुत थी वहाँ पर, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। दूसरी तरफ राज्यपाल जी की जब एंट्री होती है तो इनकी हवा थोड़ी कम होती है, लेकिन हम लोगों को शायद ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीएसपी के कैंडिडेट वहाँ पर हैं आदित्य ब्रजवाल, और चौथे जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर आजाद समाज पार्टी के जितेंद्र प्रमुख हैं वहाँ पर। इन्होंने बीएसपी पर कितना इम्पैक्ट डाला है ये देखने वाली बात होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि झबरेड़ा की सीट शायद सबको सरप्राइज कर सकती है।
तो मतलब भले ही हवाएं कुछ और कह रही हो तो सरप्राइज वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में ये नहीं पता कि कौन निकल कर सामने आ जाए। बिल्कुल सरप्राइज कर सकती है वहाँ पर जबरेड़ा की सीट। चलो खैर इंतजार करना होगा, लेकिन सरप्राइज भी अच्छा है, पॉलिटिकली सरप्राइज हो तो बहुत अच्छा है जनता के लिए। बिल्कुल। मंगलौर विधानसभा की बात कर लेते हैं। मंगलौर में हाजी और काजी चलते आ रहे हैं लगातार। इस बार भी हाजी और काजी, और बीच में उनके आए हैं दिनेश पवार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। तो क्या लग रहा है, हाजी काजी या फिर दिनेश पवार? देखिए अब जितना हम गए भाई मंगलौर कस्बे के अंदर तो हाजी और काजी के बहुत कट्टर समर्थक हैं। वो ना एक इंच इधर झुकते हैं ना एक इंच उधर, दोनों के ही ऐसे समर्थक हैं। वो छोटे छोटे बच्चों तक उनकी बातें पहुंची हुई हैं हाजी और काजी जी की। तो ये मंगलौर कस्बे का हाल है। मंगलौर कस्बे से थोड़ा सा बाहर निकले, जाट बेल्ट की तरफ जाएँ तो वो बीजेपी की तरफ कन्विंसिंग दिखते हैं, लेकिन उतना कुछ हराने के लिए उतना कुछ है नहीं। तो हाजी और काजी में ही मुझे लगता है सिमटेंगी चीज़ें, और आज़ाद समाज पार्टी भी वहाँ पर रोल निभाएगी। अगर वो बीएसपी के वोट्स अच्छे से कट अगर वहाँ पर कर देती है तो मुझे लगता है कि भाई हाजी वहाँ पर कमज़ोर होंगे और काजी फिर से एक बार झंडा बुलंद कर सकते हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी होने के कारण उनकी व्यक्तिगत जो काजी निजामुद्दीन है, व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी होने के कारण शायद उसका जो फ़ायदा है वो जो दिनेश पवार है उनको शायद मिला है, तो इससे भी उनके लिए थोड़ा सा चिंता बढ़ा सकता है। लेकिन फाइट बहुत क्लोज है। फाइट तो लगभग हाजी और काजी में देखने को मिल रही है, क्षेत्र की जनता देखने को मिल रही है। और इन दोनों ने कितना नुकसान पहुंचाया है तो ये तो शायद 10 मार्च का इंतजार करना होगा। बस इसमें 10 मार्च कल आ रहा है, कल डिक्लेयर हो जाएगी, लेकिन कौन जीत कर आता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन लोगों को शायद वेलफेयर का इंतजार है कि भाई मंगलौर का वेलफेयर कैसे होगा, सड़कें कब बनेंगी, स्कूल कब आएंगे, कॉलेजेस कब खुलेंगे। हाँ, वो बदलाव भी हो सकता है, जनता ने अगर बदलाव किया होगा तो हो सकता है वो बदलाव के लिए भी शायद वोट कर सकती है जनता, तो इस तरह का इंतजार भी शायद रहेगा। खानपुर विधानसभा उत्तराखंड की हॉट सीट मानी जा रही थी, खानपुर विधानसभा, क्योंकि यहाँ पर जब उमेश कुमार पत्रकार यहाँ पर आए तो उन्होंने एक अलग ही रोमांचक मुकाबला यहाँ पर बना दिया। तो देखा जाए तो इस तरह इस बार जो 4 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे थे प्रणव सिंह, उनको टिकट ना देकर के उनकी पत्नी देवयानी सिंह को टिकट दिया गया है। देवयानी सिंह और सुभाष चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, देखने को भी बहुत कम मिले क्षेत्र में, लेकिन फिर भी प्रत्याशी तो एक अच्छी पार्टी के रहे हैं। बीएसपी रविंद्र पनियाला लगातार यहाँ पर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार, क्या लग रहा है इस बार खानपुर विधानसभा में क्या होने वाला है? देखिए खानपुर विधानसभा में चारों कैंडिडेट की आपने बात कर ली, कुबरानी देवयानी सिंह और उमेश कुमार जो कि निर्दलीय लड़े, और सुभाष चौधरी कांग्रेस से लड़े, और रविंद्र पनियाला बीएसपी से लड़े। तो सुभाष चौधरी जी तो एक डमी कैंडिडेट के तौर पर वहाँ पर यूज़ हुए, तो शायद उसका फ़ायदा उमेश कुमार को मिलेगा, क्योंकि जितने वो गुज्जर वोट काटेंगे तो उनको फ़ायदा होगा उमेश कुमार को, तो उनको तो डमी कैंडिडेट के तौर पर वहाँ पर देखा जा रहा है। और बाकी तीन लोग बचे वहाँ पर, देवयानी जी और रविंद्र पनियाला और उमेश कुमार काफ़ी हद तक जो मुस्लिम वर्ग है उसमें प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे हैं, और जो चौहान वोट्स हैं, बिल्ला वाला के जो वोट्स हैं वहाँ पर वो काफ़ी गए हैं, तो वहाँ पर प्रभाव छोड़ने में काफ़ी हद तक कामयाब हो पाए हैं जो उमेश कुमार हैं। रविंद्र पनियाला ने अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन लास्ट के 4 दिन हर बार की तरह बातचीत जो होती है, लास्ट के 4 दिन बहुत डिफिकल्ट होते हैं उनके लिए, तो इस बार भी शायद बहुत डिफिकल्ट रहे, क्योंकि रात को एक मामला सुनने में आया था उमेश कुमार और उनके समर्थकों के बीच कुछ लड़ाई झगड़े की जो बातचीत वीडियो वायरल हुए थे, तो उसका नुकसान शायद उनको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है और उमेश कुमार को फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और तीसरा बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी थी और उनकी जो उनके हस्बैंड थे चैम्पियन जी, उनकी भी एंटी इनकम्बेंसी थी, उनकी पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी थी वहाँ पर, तो उसका नुकसान भी उनको होगा। लेकिन बीजेपी के भी वहाँ पर कट्टर समर्थक हैं, वोटर्स हैं, तो उन्होंने कितना वोट किया वो देखने वाली बात होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर 3 लोगों के बीच में फाइट होगी, देवयानी जी और उमेश कुमार जी और रविंद्र पनियाला जी, तो 3 लोगों के बीच में फाइट होगी। तो अच्छी फाइट आपको देखने को मिलेगी, और हो सकता है ये भी सरप्राइज कर दे आपको स्टेट। चलो, उत्तराखंड की हॉट सीट माने जाने वाली खानपुर विधानसभा की बात कर रहे थे। अभी हम और भी बाकी 5 विधानसभा जो हरिद्वार जिले की है उनकी बात करेंगे। उससे पहले जो बीती शाम अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की थी, उससे पहले आपको वो दिखाते हैं। अभी हम वापस लौट के आते हैं, पहले वो सुनिए कि क्या कहते हैं अखिलेश यादव। चलिए इसी बीच वापस आते हैं, तो बात कर लेते हैं हरिद्वार जिले की जो 5 विधानसभा बची हुई है। सबसे पहले हरिद्वार विधानसभा की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीआईपी सीट विधानसभा
हरिद्वार, यहाँ पर मदन कौशिक और सतपाल ब्रह्मचारी आमने सामने देखे जा रहे हैं। बाकी की तो सभी पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन क्या लग रहा है वीआईपी सीट का? देखिए, सबकी नज़रें टिकी हुई हैं हरिद्वार पर, और क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वो 4 बार से विधायक भी, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है तब से वो विधायक बनते आ रहे हैं। 4 बार 5वीं बार इस बार विधायक हैं। उनका सतपाल किस्मत महाराज है। कांग्रेस पार्टी से लड़े, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वहाँ पर सतपाल महाराज, उन्होंने काफ़ी अच्छी चुनौती उनको दी है हरिद्वार में, और क्लोज शायद ये रहेगा कि, लेकिन वहाँ पर मदन कौशिक का ग्राफ मैं अभी भी ऊपर ही मानूंगा, भले ही अब लोग कह रहे हों कि सतपाल महाराज वहाँ पर शायद निकल सकते हैं, ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर ही मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है हरिद्वार की सीट पर। अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपस की अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कभी वहाँ शराब पकड़े जा रही थी, कभी कुछ हो रहा था, तो उससे देखा जाए तो जनता भी लगातार देखती आ रही है। 4 बार से विधायक के बाद प्रदेश अध्यक्ष भी है भाजपा के, तो जो एक टक्कर है वो बहुत ही मतलब देखी जा रही है, मतलब बहुत ही जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी भी इस बार कम नहीं आगे जा रहे हैं। कम नहीं आके जा रहे, लेकिन 4 बार का चुनाव जीतने का अनुभव उनको है मदन कौशिक को, और एक तरीके से चाणक्य माने जाते हैं वो, और अपना चुनाव वहाँ पर लड़ रहे थे। हाँ, वोट उनके कम हो सकते हैं, ये मैं एग्री कर सकता हूँ, लेकिन उनकी हारने वाली सिचुएशन अगर हो जाए तो वो बड़ा सरप्राइज़ आपको मेरे ख्याल से पूरी जनता को करेगी, इवन उत्तराखंड को करेगी पूरे, कि उनके हारने वाली अगर सिचुएशन वहाँ पर बन जाती है तो सरप्राइजिंग होगा, लेकिन ग्राफ उनका थोड़ा सा मुझे लगता है ऊपर ही रहेगा। हरिद्वार ग्रामीण पे आ जाते हैं। हरिद्वार ग्रामीण की बात करें तो गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानी, और उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है अनुपमा रावत, जो कि पूर्व सीएम हरीश रावत की पुत्री है। वहीं पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे नरेश शर्मा, उन्होंने भी किस्मत आजमाई है। लेकिन हरिद्वार ग्रामीण की बात करें तो स्वामी यतीश्वरानंद और अनुपमा रावत आमने सामने देखे जा रहे हैं। ये शायद 2 बड़े चेहरे हैं वहाँ के हरिद्वार ग्रामीण के, स्वामी यतीश्वरानंद और अनुपमा रावत। सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई वहाँ पर 81% के लगभग वोटिंग हुआ है, वोट परसेंटेज जो देखें तो 81% के लगभग वोट पड़े हैं वहाँ पर। अच्छी फाइट है वहाँ पर। लोगों ने कहा कि इस बार अनुपमा रावत वहाँ पर अच्छा चुनाव लड़ी हैं, और हरीश रावत भी वहाँ पर आए थे, मुस्लिम वोट बैंक पर वहाँ पर नजरें थी, काफ़ी अच्छा चुनाव रहा है, तो सरप्राइज़ वहाँ से भी मिल सकता है। तो वहाँ के लोगों ने कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज वहाँ से मिल सकता है। क्योंकि देखा जाए तो जो नरेश शर्मा भाजपा छोड़कर आए थे, तो भाजपा में उनके जो वोट थे उनको उन्होंने अपना बना रखा था अपना वोट, तो शायद उनको वो वोट मिला हो, तो भाजपा का वोट कट करके वहाँ से भी सरप्राइज देखने को मिल सकता है कि कुछ अलग शायद स्थितियाँ बन जाएं, क्योंकि यतीश्वरानंद गन्ना मंत्री रहे और उनकी पावर भी बढ़ा दी गई थी जब से ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो किसान लोग भी काफी, पुष्कर सिंह धामी जब से आए थे उनकी पावर बढ़ा दी गई थी, और उसके बाद काफ़ी प्रभाव उनका रहा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी उनके अगेंस्ट भी, तो उसका नुकसान शायद उनको हो सकता है। जवालापुर पर आ जाते हैं, तो जवालापुर विधानसभा की बात करें तो हैट्रिक के चांस में लगे हैं सुरेश राठौर। उन पर आरोप भी लगे हैं, बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, लेकिन जिस तरह देखा जाए सुरेश राठौर के सामने रवि बहादुर को कांग्रेस से प्रत्याशी उतारा गया था, तो वही आज़ाद समाज पार्टी ने भी एसपी सिंह, जो कि पूर्व में लड़ चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव 2017 में, तो वही देखा जाए तो शीशपाल जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, बड़ा ही रोमांचक देखा जा रहा है। सुरेश राठौर की अगर बात करें तो सुरेश राठौर की व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, और कहीं ना कहीं उनको नुकसान उस चीज़ का होगा, ये ऐसा मुझे लगता है कि उनको नुकसान होगा। और दूसरा, रवि बहादुर वहाँ से चुनाव लड़े, एक नए कैंडिडेट की भी, पहले बरखा रानी को वहाँ से टिकट हुआ। हाँ, बरखा रानी को लेकर बात कर लेते हैं हेमंत जी। देखो जिस तरह से लोगों का कहना है, जो वोटर है उनका कहना है कि अगर बरखा रानी को टिकट रहता तो वो एक तरफा जीत जाती। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो रवि बहादुर का टिकट पर जब दिया गया तो बरखा रानी ने काटकर, क्या माना जाए कि कांग्रेस ने एक डमी कैंडिडेट के रूप में उतारा अगर रवि बहादुर को, या क्या माना जाए? नहीं, डमी कैंडिडेट के तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी अगर इनको लेकर थी, सुरेश राठौर जी को लेकर, तो उसका फ़ायदा जाहिर तौर पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको होना है। अब जो शेड्यूल कास्ट के वोट हैं वो कितना उनकी तरफ कन्वेंस हुए हैं वो देखने वाली बात होगी। और इंजीनियर एसपी सिंह वहाँ से लड़े, पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि वो उनका टिकट कटा, और कांग्रेस छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी से उनको इलेक्शन लड़ना पड़ा, और शीशपाल वहाँ पर लड़े जो कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रवि बहादुर ने अच्छी खासी वहाँ पर फाइट दी है,
बीजेपी को और एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पर शायद उभर कर आएंगे वहाँ पर? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के शिषपाल जी, और वही देखा जाए तो इंजीनियर एसपी सिंह पहले चुनाव लड़े थे, बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे। तो क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस के वोट तो उन्होंने भी काटे होगी, पहले कांग्रेस में रहे हैं वो, तो काफ़ी अच्छा। देखिए लोगों ने शायद इस बार ये भी देखा कि कौन जीत रहा है। लोग, क्योंकि हर क्षेत्र की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, लोग शायद ये भी देखते हैं कि भाई कौन जीत रहा है, किसको वोट देकर फ़ायदा है। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भी इस बार हो सकता है ऐसे कि भाई कांग्रेस के कैंडिडेट अच्छे दिखाई दे रहे, कांग्रेस को वोट दिया जाए। तो इस तरह की स्थिति वहाँ पर बन सकती है। तो रवि बहादुर भी एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पर उभर सकते हैं वहाँ पर। चलो सभी दर्शक देख रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि कल, क्योंकि हैट्रिक लगती है या फिर कोई और जीत कर सामने आता है जवालपुर विधानसभा से, ये कल तस्वीर साफ हो जाएगी। बात कर लेते हैं लक्सर विधानसभा। बहुत अच्छा रोमांचक देखा गया, क्योंकि वोट होने के अगले दिन ही वहाँ पर जो 2 बार से विधायक रहे हैं संजय गुप्ता, भाजपा के प्रत्याशी रहे इस बार भी, उन्होंने अगले दिन ही अपना वायरल कर दिया कि उनको हराने का काम क्या है प्रदेश अध्यक्ष। मुझे लगता है अगले दिन का वेट ही नहीं किया उन्होंने, शाम को ही वो शायद अगले दिन वायरल हो गया, वो वायरल हुआ अगले दिन शाम को ही वीडियो जारी कर दिया था और प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे हराने का काम किया है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। ये तो देखिए चुनाव के बाद होता ही है, उनको पहले से पता था वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे लक्सर सीट से। हाजी शहजाद जो है वो लक्सर सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो पहले से बहुत कंफर्म था और टिकट उनका बहुत पहले से डिक्लेयर हो चुका था, क्योंकि बीएसपी ने काफ़ी पहले टिकट डिक्लेयर कर दिए थे। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि कोई वीडियो जारी हो गया। तो शायद उन्होंने घुटने टेक दिए तो इसलिए शायद वीडियो आया होगा, लेकिन हाजी शहजाद वहाँ से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और नहीं देखा जाए तो अंतरिक्ष सैनी जो कि पूर्व सांसद अंतरिक्ष सैनी तो डमी कैंडिडेट के तौर पर वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने उतारे। ये देखिए खानपुर विधानसभा और लक्सर विधानसभा दोनों में ही डमी कैंडिडेट के तौर पर उतारे कि वो सैनी वोट वहाँ से कट कर दे, जिसका नुकसान बीजेपी को साफ तौर पर वहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सैनी वोट्स हैं वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा कन्विंसिंग लगते हैं। अंतरिक्ष सैनी ना होते तो शायद वो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, ऐसा लगता है। तो उससे अगर आंकलन लगा जाए तो यानी कि आज मोहम्मद शहजाद ग्राफ ऊपर है, बाकी ईवीएम में जो लोगों ने मत तय किया है वो तो कल ही आएगा, लेकिन इसके हिसाब से देखा जाए तो जो कि भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से और हेमंत जी जो मेहमान है उनका ग्राफ ऊपर कहूंगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो जीत रहे हैं। अच्छा देखा जा रहा है, लेकिन कल जो ईवीएम जो खुलेगी तो पता लग पाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो वही बात करें तो रानीपुर विधानसभा आज चल चुकी है, आखिरी विधानसभा है हरिद्वार जिले की। तो आदेश चौहान और राजवीर सिंह चौहान कांग्रेस प्रत्याशी है, आदेश चौहान भाजपा प्रत्याशी है और हैट्रिक की तैयारी में है। क्या लग रहा है रानीपुर विधानसभा इस बार आदेश चौहान जीत पाएंगे? रानीपुर विधानसभा में आदेश चौहान और राजवीर सिंह चौहान दोनों के बीच फाइट देखने को मिली, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर बीजेपी की तरफ लोग ज़्यादा कन्विंसिंग दिखाई देंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कुछ भी हो सकता है और इतना ज़्यादा शायद चीज़ें नहीं बदलती हुई दिखाई देंगी, वैसी चीज़ें होंगी, कुछ वोट्स कम हो सकते हैं, तो ठीक रहेगा मामला यहाँ पर। कल रानीपुर विधानसभा भी क्लियर हो जाएगी कि आदेश चौहान हैट्रिक मार पाते हैं या नहीं और राजवीर सिंह चौहान कितने वोट प्राप्त कर यहाँ पर हार या जीत निश्चित कर पाते हैं। वही बात कर ले तो यूके भारत के जो एग्जिट पोल कहता है वो ये कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 33 से 34 सीटें मिलने के अनुमान यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो जो एजेंसियाँ हैं उनके अनुरूप अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में किसी भी पार्टी की सरकार बहुमत से नहीं बन रही है। वही कांग्रेस की बात करें तो 28 से 33 सीट यूके भारत के सर्वे में सामने आई है तो मिल सकती है। बीएसपी की बात करें तो 1 से 4 सीट यहाँ पर ले सकती है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर अभी ग्राफ नहीं देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी 0 से 2 सीट के अनुमान लगा जा रहे हैं कि शायद कोई सीट निकल जाए, क्योंकि गंगोत्री जो सीट है वहाँ पर जो अजय जी लड़े हैं, जो कि सीएम का चेहरा बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी के कर्नल कोठियाल जी, तो वहाँ पर लड़े हैं। तो देखना होगा लेकिन जीत किसकी निश्चित हो पाती है। बाकी अन्य को 1 से 5 सीटें यहाँ पर दी गई है। बाकी देखना होगा कि कल जब पूरे 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ की जो ईवीएम खुलेंगी वहाँ किस राज्य में सरकार बनती है। पंजाब में आप देखा जाए तो आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत चुनाव लड़ी है और कांग्रेस की अभी तक यहाँ पर सरकार रही है, लेकिन देखना होगा कि कल जब ईवीएम खुलेगी और किसकी सरकार पंजाब में बन पाती है। वहीं मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को 26 से 31 सीटें यहाँ पर देखी जा रही है। कांग्रेस को देखा जाए तो 12 से 17 सीट पर यहाँ पर सिमट रही है और अन्य की बात करें तो 10 से 15 सीटें टोटल जा रही है। गोवा की बात करें तो गोवा राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है। 16 से
22 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस की बात करें तो 11 से 17 सीटें उनको मिल रही है। आम आदमी पार्टी 0 से 2 पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो 8 से 10 सीटें मिलने के अनुमान यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि कल जब ईवीएम खुलेगी तो किसकी किस्मत खुलती है, किसकी सरकार कहाँ बनती है। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, तो वही बात करें तो 403 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस बार भी सरकार बनाती जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो मेहनत है वो यहाँ पर शायद रंग ला सकती है, क्योंकि 242 से 275 तक के यहाँ पर सीटें मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो वही कांग्रेस की बात करें तो 0 से 4 सीटें मिलने की यहाँ पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। वही जबकि रालोद और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन चला है उसकी बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर की गई है, लेकिन उसके अनुरूप भी देखा जाए तो 150 से 160 सीटें ही मिलती नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि कल सरकार किसकी बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर भी। वही बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी इस बार 30 से 38 सीटें लेती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वही अगर बात की जाए तो 0 से 3 सीटें जा रही है। मैं सुनील पटेल और हमारे साथ मौजूद थे हेमंत रानिया जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने हमारा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर फॉलो कर ले। कल हमारा पूरा दिन जो है लाइव रहेगा। 5 राज्यों के जो रुझान आएंगे वो सबसे पहले आपको यूके वाच पर देखने को मिलेंगे।